गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए गुड सारे इवनिंग लोग सर। आ गए। गुड इवनिंग सर। चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की कार्यवाही। तो स्क्रीन दिख रही है ना, विजिबल है ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। एक मिनट। Recording in progress. हाँ जी, तो शक्लें दिखा दो एक बार। आज तो परिधि की शक्ल दिख रही है थोड़ी। है? ये तो सो रहा है। तू हर्षित सो रहा था क्या अभी? सच्ची बता। नहीं सर, आधे घंटे पहले उठ गया था। हाँ, आंखें अभी भी मल रहा है ना। चलो बच्चा, ओम्स लॉ में ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात, बेटा ये बहुत काम का है, बल्कि पूरा चैप्टर बेस्ड है इस पर। क्या बता रहा था मैं? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जैसे इस वाले कंडक्टर में इसका रेसिस्टेंस 10 ओम था और करंट हमें निकालना था, नहीं वो नहीं, नीचे वाला एग्जांपल, हाँ ये एग्जांपल काम का है, सॉरी ऊपर वाला नहीं। तो इसमें 10 ओम था, 5 एम्पियर करंट था, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आई आर यानी कि 50। अब ये 50 क्या है? 50 डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो अगर लेफ्ट का पोटेंशियल 60 हो गया तो इसमें से 50 माइनस कर दो तो राइट का 10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि राइट वाला पोटेंशियल जो है, अच्छा करंट, सॉरी 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 सॉरी, करंट हमारा इधर फ्लो कर रहा है, तो ये हायर होना, ये लोअर होना चाहिए, तो ये इधर हायर होगा, तो 10 नहीं हो सकता, 50 हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए 110 आएगा। तो बच्चों ये वाली बात समझ में आई ना कि मैंने 10 वोल्ट को क्रॉस क्यों किया? यस सर। यस सर। अभी यस सर। 3 बच्चों को समझ में आई है, चौथे को नहीं आई। और अगर उसी एग्जाम्पल में मैं इसको 0 वोल्ट अज्यूम कर लेता हूं, तो इधर जाने पर पोटेंशियल 50 वोल्ट डिक्रीज होगा, तो ये -50 हो जाएगा, पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, ये ध्यान रखो। तो बच्चों ये ओम्स लॉ था। आज हम रेसिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, तो अलग से एक टॉपिक लिख देते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो बच्चों किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया और रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। लिखो, resistance of a wire is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area. क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब मोटाई, इसकी थिकनेस। I repeat, resistance of any wire is directly proportional to its length and inversely proportional to cross sectional area. ठीक है? यस सर। यस सर। बच्चों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रो। रो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। बच्चों रेसिस्टेंस का अगर यूनिट ओम होता है तो रेसिस्टिविटी की यूनिट निकाल कर बताओ इस फॉर्मूले से क्या आएगी?
रेसिस्टिविटी की यूनिट निकाल कर बताइए क्या आएगी। ओम मीटर। फिर से बोलो बेटा, आवाज कट गई आपकी। ओम इंटू मीटर। यस, ओम इंटू ओम मीटर। मीटर। यस, तो यहाँ ओम इंटू मीटर ऐसे लिखेंगे। बच्चों रेसिस्टिविटी जो है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, रेसिस्टेंस करता है। रेसिस्टिविटी सिर्फ बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड करता है, वायर किस मटेरियल का बना है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मटेरियल से मतलब है कि वायर जो है वो एल्यूमिनियम का बना है या कॉपर का बना है या गोल्ड सिल्वर किसका बना है, मेटल कौन सा है। अलग अलग मेटल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। दूसरा रो है, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो लिखो ये, देखो रेसिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल depends on its material and temperature of and temperature, बस depends on its material and temperature। ये भी क्लियर लिख लो, it does not depend on dimensions of the wire, length and cross section। it does not depend on dimensions of the wire। तो बच्चों लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, हाँ रेसिस्टेंस करता है। टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंस है वो बाद में बताऊंगा, अभी लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर जो डिपेंडेंस है रेसिस्टेंस की वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप 1 मीटर लंबा वायर लेंगे और उसका रेसिस्टेंस अगर 2 ओम है, 1 मीटर लॉन्ग वायर का रेसिस्टेंस अगर 2 ओम है, तो बच्चों अगर इसकी लेंथ को डबल कर दें, इसमें एक वायर और ऐड कर दें, तो पहले इसका रेसिस्टेंस 2 ओम था, तो लेंथ को डबल करने से 4 ओम हो जाएगा। बच्चों अगर वायर ठीक है, मोटा है, अगर मैं इस वायर को नीचे ऐसे कनेक्ट कर देता, नीचे इसके ऐसे, तो इसकी थिकनेस डबल हो जाती, तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाता। रिमेंबर थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन डबल करोगे तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो अगर सीरीज में कनेक्ट करते तो लेंथ डबल होती, तो रेसिस्टेंस डबल हो जाता। और अगर आप इसे पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो लेंथ सेम रहेगी लेकिन क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, इसलिए रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा एक डायग्राम बनाता हूँ उनको, शायद मुझे लग रहा है प्रीवियस में पहले वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी में शायद मिल जाएगा। ये पुराना वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। डायग्राम में थोड़ा आलस आता है मुझे। ये मिल गया, दिख रहा है कुछ? सर। यस सर। बच्चों ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपन अपनी जगह घर ले चलते हैं ना, अपने घर ले चलते हैं इसे। ये एक स्पेशल वायर है, क्यूबॉइड है ये एक तरह से। बच्चों मुझे मतलब क्यूबॉइड है, इसमें एक डायमेंशन इसका ए है एक साइड, दूसरा साइड इसका बी है और तीसरा साइड इसका सी है, वो आपको डायग्राम में दिख रहा है। और वायर की रेसिस्टिविटी हम मान लेते हैं रो है, एबीसी दिख रहा है ना। और ये जो नंबर डाले हुए हैं ना, ये फेस है। जैसे क्यूबॉइड का ये फ्रंट वाला है, इसको फेस 1 डाल दिया मैंने, और बैक वाले को फेस 2 बोल दिया, ऊपर वाले को 3 बोल दिया, नीचे वाले को 4 बोल दिया, इसलिए मैंने नंबर डाल रखे हैं। बच्चों अगर मैं करंट को एंटर कराता हूं फर्स्ट फेज से और बाहर निकालता हूं सेकंड से, यानी कि मुझे रेसिस्टेंस जो निकालना है वो अक्रॉस निकालना है,
सॉरी, रेसिस्टेंस जो निकालना है वो 1 और 2 के बीच में निकालना है, यानी कि 1 से करंट एंटर कर रहा है, 2 से बाहर आ रहा है। हर्षित तू क्लास में ही है ना? यस सर, क्लास में हूँ। जब तू आधे घंटे पहले उठ गया, मुंह धो लिया, तो हमें दिखा क्यों नहीं रहा? अरे सर वो बहन है, हमने इस वजह से बंद कर रखा है। अच्छा, तो बच्चों अगर 1 और 2 के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है तो ये आएगा रो एल अपॉन ए। अब ए, बी और सी डायमेंशंस में से एल क्या लोगे आप, ये बताओ। सर सी। सर एल सी लेंगे। करेक्ट, क्योंकि है ना करंट 1 से एंटर करके अगर 2 से बाहर निकलेगा तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो लेंथ बनेगा, तो सी लेंथ होगा। क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ए बी। ए बी। यस, AB। सी के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा ए बी। इसी तरह अगर मैं करंट को ऊपर से एंटर कराकर नीचे से बाहर निकालता हूं, यानी कि थर्ड फेज से एंटर कराकर फोर्थ फेज से बाहर निकालता हूं, तो इसमें लेंथ क्या आएगा? ऊपर ए। से नीचे ए। ए आएगा, और इसका क्रॉस सेक्शन आएगा बी इंटू सी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो, तो ये एक अलग से डिस्कशन था। बच्चों एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस आर है। हमारे पास एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस आर है। अब है ना, वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया, ये स्पेशल डिस्कशन है, ध्यान रखना। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर टॉपिक बना देता हूँ, ये टॉपिक होते नहीं है, मैं ऐसे बना देता हूँ आपके लिए। तो बच्चों एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस आर है, मैंने उसे स्ट्रेच किया और उसका लेंथ को मैंने डबल कर दिया। अब एक प्रॉब्लम होगी, लेंथ को डबल करने से ठीक है, रेसिस्टेंस डबल हो जाता है, हम जानते हैं। तो रेसिस्टेंस लेंथ को डबल करने से तो डबल होगा, लेकिन बेटा जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन और डिक्रीज हो जाता है, पतला हो जाता है वायर, उसकी वजह से भी रेसिस्टेंस पर इफेक्ट आएगा। तो मुझे बताओ, वायर को स्ट्रेच करने से क्रॉस सेक्शन पर इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? वायर पतला हो जाएगा, लेंथ को डबल करने से क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? सोचो। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस आर है। अब मैं उस वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर रहा हूं, तो लेंथ को डबल करने से उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब रेसिस्टेंस कितना आएगा बच्चा? सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कैसे निकाला? सर एल डबल हो गया, एरिया हाफ हो गया। एरिया हाफ कैसे हुआ, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ इतनी देर से, और क्या पूछ रहा हूँ? एरिया हाफ कैसे हुआ श्रेया? और मैंने नहीं बोला। ले, अरे जुबान नहीं चली, दिमाग तो चल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ डबल से ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम हो रहा है। हाँ, ये कंक्लूजन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हर्षित ने जो बोला कि यार एरिया हाफ हो जाएगा, वो हाफ कैसे हुआ? थोड़ा सोच लो, सोचने में कुछ जाता वाता थोड़ी ना है। दिमाग तो एक ऐसी चीज है जिसको जितना खर्च करोगे उतना और बढ़ जाएगा, सुबह तक बहुत सारा दिमाग हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट पहले तुम्हारे टेस्ट को लेकर डिस्कस कर लूं। तो वशिष्ठ, योर परफॉर्मेंस इज गुड बेटा, पिछले टेस्ट में भी अच्छी थी, इसमें भी अच्छी है, हालांकि अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट बाकी है, पर अमोंग पर अगर हम अपनी क्लास पेपर की बात थोड़ा सा करें, लेंदी हो गया था।
ये लेंदी तो कहाँ था, 2 मिनट एवरेज दिए थे मैंने। अरे एक क्वेश्चन गलती से एक्स्ट्रा आ गया, मुझे 31 गलती से आ गया, 30 देने थे, वो 31 हो गए। हाँ सर, लास्ट के 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो लेंदी चला गया, बट बेटा मेरे हिसाब से जेई slow का तो था। यही स्पीड होता है, नीट में इससे भी फास्ट होता है स्पीड, लेकिन नीट का पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने इसको 2 मिनट दिया। नीट में 2 मिनट भी नहीं मिलते, तो एवरेज टाइम 2 मिनट दिया, एक क्वेश्चन बस एक्स्ट्रा हो गया। तो योर स्कोर इज अबो 90 इज ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन हर्षित तेरा स्कोर काफी कम है बेटा, 60 के आसपास है, और श्रेया और हर्षित दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो आप, और परिधि यू आर टू लो, बहुत कम है बेटा, 30-35 के आसपास स्कोर बहुत कम है। देखो 11th क्लास में मैंने है ना आपके इस तरह से टेस्ट नहीं ले पाया, तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन अब तो रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, ध्यान रखो। लास्ट ईयर ये प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास, तो टेस्ट नहीं हो पाए इस वजह से। तो अगर आपको टेस्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत जरूरी हो डिस्कस करना, तो वो अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, मैं क्लास के एंड में कर लूंगा, ठीक है? Yes, यस sir. सर। चलो, तो बेटा हर्षित तू खुद बता, तूने क्रॉस सेक्शन को आधा कैसे माना, 1/4 क्यों नहीं माना? सर वॉल्यूम उतनी रहेगी, लेंथ डबल तो वो यस तो सिलेंडर यस, रजिस्टर कर लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही सुनना था मुझे बेटा। जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा। सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बताओ यार? ऐसे है ना, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगा अभी। Sir, A into L. हाँ यार, ये मैं जो पूछ रहा हूँ ना बेटा, वो आपके लेवल की चीजें पूछ रहा हूँ मैं, है ना, एडवांस लेवल नहीं है ये। तो वॉल्यूम जो होता है वायर का, वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अगर आप क्रॉस लेंथ को डबल कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। देखो ये a/2 होगा, वो 2l होगा, तभी तो वॉल्यूम दोबारा से वापस सेम आ जाएगा, al। तो इसलिए क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। चलो मैं लिखवा रहा हूँ, पूरा लिखो, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, तुम भी हेडिंग डाल लो। देखो व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ बिकम्स मोर बट क्रॉस सेक्शन बिकम्स लेस। जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ इंक्रीजेस बट क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस। although volume of material remains same, although volume remains same। तो इफ लेंथ इज डबल्ड, तो बच्चों a इंटू एल आएगा, a डैश l डैश, वॉल्यूम जो होता है वो a इंटू एल होता है। अब हमारा l डैश जो है वो डबल कर दिया। अच्छा, डबल की जगह n टाइम्स कर देता हूँ, फिर n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर देना। तो मान लो हमने लेंथ को n टाइम्स कर दिया पहले का, तो बेटा क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम्स हो जाएगा। ये देखो, अब पहले वाला रेसिस्टेंस था रो l/a, और नया रेसिस्टेंस आएगा r डैश। बच्चों रो भी चेंज होगा क्या? No, sir. नो सर। नहीं होगा, क्योंकि रो जो है वो केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पर नहीं करता। लेकिन लेंथ और क्रॉस सेक्शन नए वाले पुट करने हैं, तो नई वाली लेंथ हो गया n इंटू एल, और नया वाला क्रॉस सेक्शन हो गया a/n, ये हमने ऊपर निकाला a/n, वो पुट कर दिया। तो बच्चों ये वाला n ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा रो l/a, उसे मैं r लिख देता हूं।
तो बच्चों ये बहुत प्यारा एक रिजल्ट आ गया, आप चाहो तो इस रिजल्ट को याद रख लेना। तो अगर लेंथ को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये एक अच्छा डिस्कशन है हमारा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। कॉपी करो और फिर मेरे एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो इस संडे को 11th क्लास का टेस्ट है। अरे हर्षित और परिधि, तुम Yes, sir. दोनों को भी है ना, मैं 11th का टेस्ट शेड्यूल करूंगा, तुम लोगों को भी देना है। टॉपिक मैं बता दूंगा। Okay, sir. ओके सर। ये देख इसका कितना मरा हुआ ये सर आया है। किसका जैसे सर? मैंने तेरा और किसका। नहीं सर, बढ़िया, ठीक है। बेटा 11th में तुमने मस्ती कर ली। 11th में असाइनमेंट तो मैंने फिर भी काफी कराए थे, पर टेस्ट Yes, नहीं sir. लिए थे मैंने, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं था। तो अब आप 11th के टेस्ट भी देना है। इस संडे को है, इस संडे को टेस्ट है ओनली वेक्टर का बस। ओके सर, तो ठीक अभी है। तो बेसिक टॉपिक चल रहे हैं, इसके लिए पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है। जो नॉलेज है उस नॉलेज के दम पर दे देना टेस्ट। Okay, बेटा sir. क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% by stretching it. ठीक है, एक वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 20% बढ़ा दिया। प्रतिशत जानते हो ना, 20% बढ़ा दिया। हाँ, Yes, sir. व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर? परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। करो। क्या हुआ वशिष्ठ, बता दे, आ गया हो तो। नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। अच्छा, रिलैक्स होने में बैठा था, मुझे लगा हो गया। कैमरा ऑन करने का यही तो फायदा है। मेरी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आज। ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ा हुआ हूं मैं। तुम्हारी क्लास का टाइम बड़ा अजीब सा है। मेरी सुबह से 3-4 ले चुका हूँ, लास्ट क्लास है ये। दिख गया, मैं दिख गया। यस सर। अगर हम वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 20% इंक्रीज कर दें। अरे बच्चा थोड़ा सा यार, छोटी वो वाली कैलकुलेशन। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर लेंथ में तुम्हारे पास एल है तो 20% इंक्रीज करने के बाद नया लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? 1.2। यस, 1.2L हो जाएगा। अब हम जानते हैं लेंथ का स्क्वायर करना होता है एन का स्क्वायर। एन 1.2 आ गया ना, तो 1.2 का स्क्वायर कितना होगा? 1.44। 1.44. यानी कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 1.44 टाइम्स हो जाएगा। तो इंक्रीज कितना हुआ? 0.44 ना, 44%। 44%। यस, आ गया सर। हाँ आ गया। नहीं अब तो मेरे बताने के बाद आया बेटा, पहले आना चाहिए था। नहीं
सर पहले ही आ गया तो आप बताने लगे थे, सर मैंने बोला नहीं। तो कॉन्फिडेंट नहीं था इसलिए बताया नहीं है। मैंने सुना नहीं, क्या कह रहा है, मैंने सुना नहीं। नहीं सर मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा, मुझे लगा तूने कहा मैंने सुना नहीं। ये शेयर बड़ा सुस्त सुस्त दिख रही है, क्या चक्कर है? बहुत सारी क्लास ली है। तुम्हारी क्लास का टाइमिंग क्या है कोचिंग का? श्रेया, कोचिंग की और क्लास का टाइम क्या है? सर सैटरडे संडे। और वीकेंड क्लास है तुम्हारी? जी सर। अरे यार, फिर तो हम दोपहर में नहीं रख सकते क्लास। दोपहर में और किसको प्रॉब्लम थी? आफ्टरनून में मुझे तो सर अब लगा तो। सर हाँ, दोपहर में अब 3:30 बजे अमित सर की होती है। वो तो खैर अब मैं ध्यान रख लूंगा, इस बार परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। यस सर, तो अब आप उस साढ़े पर तीन वर्ड से लिख लेना। पाँच 3:30 से 4:30। बस 1 घंटा। यस सर। यस सर। Yes, sir. कहाँ कभी कभी मेरी क्लास एक्चुअली एक है ना 5:30 होती है, वो तो थोड़ी दिक्कत करेगी। कभी कभी मतलब किसी दिन 5:30 होती है, किसी दिन 4 o'clock होती है। सर 3:30 से 3:30 से 5 o'clock तक। 3:30 तो रख ही नहीं सकते ना मैथ से। चलो अब तो मैं खुद मैथ्स को देख कर ही रखूंगा। पहले तो ये बताओ 44% समझ में आया या नहीं आया? मैं लिखूं पूरा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन या इतना काफी है? आ समझ गया अभी। समझ सर। आगे समझ। आ गया सर। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। हमारे पास लेंथ पहले एल था, ठीक है? अब हमने लेंथ को 20% बढ़ा दिया बच्चा, तो जो नया लेंथ हो गया वो हो गया एल प्लस 20% ऑफ एल, 1.2L आ गया। हम जानते हैं जो आर डैश होता है वो एन स्क्वायर टाइम्स होता है, और एन हमारा 1.2 आया है, तो नया रेसिस्टेंस हो गया 1.44। बेटा चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज 0.44 आया है। और किसी में भी परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? टोटल चेंज अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो ये कैलकुलेट करने पर 44 आ जाएगा। अब मैंने पूरा फेयर सॉल्यूशन कर दिया, फुल। कॉपी करो इसे। अगर तुम थोड़ा सा चैलेंज ले रहे हो तो हाँ बोलो हाँ। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये, एक वायर को मैंने स्ट्रेच किया और उसका रेडियस 10% कम हो गया स्ट्रेच करने पर। रेडियस बोला है, ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शन नहीं बोला। लिखो, रेडियस ऑफ ए वायर इज decreased by 10% when it is stretched. What is percentage change in resistance? ये थोड़ा चैलेंजिंग है। और ये भी ध्यान रखना, मैंने रेडियस को 10% कम किया, क्रॉस सेक्शन को नहीं किया। अब ये भी तुम रिलेशन निकालो, रेडियस और क्रॉस सेक्शन का रिलेशन क्या होता है।
सर 64.9% इंक्रीज। 64.9 देख, रेडियस को कम किया है ना, तो क्रॉस सेक्शन पहले निकालना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस अगर 0.9 टाइम्स हो गया तो क्रॉस सेक्शन 0.81 टाइम्स हो जाएगा, और लेंथ उसका इनवर्स हो जाएगा 1/0.81। 0.81 का होल स्क्वायर आएगा आंसर। नहीं, 1/0.81 का होल स्क्वायर। हाँ, थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव हो गया ये। मैं शुरू कर रहा हूँ। लेंदी है, थोड़ा लेंदी हो गया, होना ही था, मुझे पता है। बच्चा, हम रेडियस और क्रॉस सेक्शन का ये रिलेशन यूज करेंगे। यस सर, मैंने भी यही किया है। क्योंकि हमने नया रेडियस, पहले वाले रेडियस का 10% होता है 0.1, तो नया रेडियस हो गया 0.9R। तो नया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर। 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर को ए लिख दो, तो नया क्रॉस सेक्शन आ गया। अब बच्चों, हम जानते हैं ए डैश एल डैश जो होता है वो ए इंटू एल होता है। तो ए डैश अगर निकाल लेंगे तो ए डैश को पुट कर दो, तो एल डैश कितना आएगा? बताओ बताओ, इतना तो बोल दिया करो यार। नहीं बोलोगे। एल अपॉन 0.81 आएगा। तो बच्चों, नया क्रॉस सेक्शन और नया लेंथ आ गया। अब नया रेसिस्टेंस निकाल लो, रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश को पुट करोगे एल अपॉन 0.81 और ए डैश को पुट करोगे 0.81, तो 1/0.81 स्क्वायर इंटू आर। रो एल बाई एक जो बचेगा उसको आर लिख दिया। तो बच्चों, नया रेसिस्टेंस आएगा आर अपॉन 0.81। अब बच्चों स्क्वायर करो, 0.81 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा? सर 0.65 मतलब है ना, 1 से डिवाइड भी 61। करना है। अब 1 से डिवाइड भी करना है, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता डिवीजन। मतलब इसको पूरे को सॉल्व करना है, फुल सॉल्यूशन। 1/0.81 स्क्वायर जो आएगा 1.524 आएगा। ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, तुम्हें हाथ से करना है, दिमाग से करना है। बेटा नीचे आएगा ना 0.64 के आसपास, फिर ऊपर 100/64, ये 1.45 के अराउंड आएगा। यस तो सर, यस बच्चों, यस। चेंज इन रेसिस्टेंस निकाल लो, आर डैश माइनस आर। इसमें से आर माइनस करोगे 0.524 आर बचेगा, और इसके बाद वही आर से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 52.4% आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। ऐसे निकालते हैं। अब अगर देखा जाए ना, इसमें जो कैलकुलेशन थी वो सिर्फ ये वाला स्टेप था, बस सिर्फ ये कैलकुलेशन थी, इसके अलावा कुछ नहीं था।
तो पहले वाला क्वेश्चन नीट लेवल था, ये वाला क्वेश्चन जेई लेवल है, ऐसा बोल लो। यस। चलो ये वायर को खींचा खींची बहुत कर ली। अब हम टेम्परेचर वाली बात पर आ जाते हैं। लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। हाँ बच्चा, जब हम किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। थोड़ा है ना, बिना फार्मूले के सोचकर बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है? लॉजिकली बताओ, लॉजिकली टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है? बोलो। सर क्योंकि जो फ्री जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा तेज मूव करते हैं टेम्परेचर करेक्ट, बढ़ाने। करेक्ट। इसके आगे बढ़, अभी आंसर तक नहीं पहुंचा। सर तो ज्यादा तेज मूव करते हैं तो इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होती है क्योंकि ऐसा ज्यादा बोलना, करंट रोकते हैं। ज्यादा तेज मूव करेंगे तो टक्करें भी ज्यादा करेंगे, और जितनी ज्यादा या टक्कर होगी, सर्कुलेट ज्यादा करेंगे और हाँ, इसलिए जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस यस टक्कर सर। होगी उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कोलिजन की वजह से ही तो होता है। तो मोबिलिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, मोबिलिटी बढ़ने से टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसको अपने आप लिख लो। चलो देखो, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज आल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि मोबिलिटी बढ़ती है, ज्यादा कोलिजन होते हैं तो ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस का एक फार्मूला होता है टेम्परेचर के साथ, प्रैक्टिकल फार्मूला है बच्चों। अगर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस पता हो तो फिर T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये लिख लो फॉर्मूला। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है और ये उसका फॉर्मूला है। व्हाट इज आर नॉट? टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, दिस इज रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आर डैश को आर टी कर देते हैं तो वो देखने में सही लगेगा। आर टी इज द रेसिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा का नाम जानते हो? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस। अल्फा की यूनिट बताओ क्या आएगी? पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड। अल्फा की जो यूनिट आएगी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अल्फा भी बच्चों मटेरियल पर ही डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा अलग अलग होता है।
अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के बीच में, तो बताओ ये ग्राफ कैसा आएगा इस फार्मूले से देखकर बताओ। RT है, RT है ना, वाई एक्सिस पर RT है, RT और T में ग्राफ कैसा आएगा? तो थोड़ा कर्व टाइप आएगा, मतलब ऊपर थोड़ा ऐसे होगा। बेटा ये इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन का है ना, ये तो y इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं दिख रहा आपको ये वाला? यस सर। ओ मैथमेटिक्स वालों, तुम क्यों नालायक हो, चुपचाप हो। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन बच्चा। तो अगर हम वायर के टेम्परेचर में और इसमें ग्राफ बनाएं तो इस तरह का ग्राफ आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करने पर रेसिस्टेंस कम होगा। बच्चों एक ऐसा नेगेटिव टेम्परेचर भी आता है जहां पर रेसिस्टेंस 0 हो जाता है। नेगेटिव में आता है वो वैल्यू 0 डिग्री से भी कम होती है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो नेगेटिव टेम्परेचर होता है जहां पर रेसिस्टेंस 0 हो जाता है वायर का। इसको अचीव करना काफी मुश्किल होता है बेटा। और जहां पर 0 होता है ना, इसको सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं हम। क्योंकि तुम सोचो रेसिस्टेंस 0 होने का मतलब कंडक्टिविटी इंफिनिटी हो गई ना, इनफाइनाइट। दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? अरे इस इक्वेशन को देखकर स्लोप बताओ। अगर स्लोप नहीं बताया तो मैं अभी यहीं रुक जाऊंगा। मैं धमकी देता रहता हूँ, मेरी धमकी काम भी करती सर रहती है। नहीं बेटा गलती हो गई। स्लोप आर नॉट नहीं होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। अल्फा टी। पागल लड़की, टी तो हम लोग वेरिएबल है हमारा, टी में तो ग्राफ ही बना रहे हैं। पर मुझे है ना तुम्हारी कोशिश अच्छी लगती है, बाकी जो चुप बैठे हैं ना उनसे तो बेटर ही है ना। अल्फा होगा। नहीं आर नॉट इंटू एल्फा होगा इस इक्वेशन। अभी क्या लफड़ा है वशिष्ठ, क्या चक्कर है, पिटाई खाएगा क्या? और हर्षित तू ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे? क्लास का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? ये तुम स्ट्रेट लाइन से स्लोप नहीं निकाल सकते? कैसी बातें कर रहे हो? यहां पर आकर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। इस इक्वेशन को पहले एक्सपेंड करो तो ये आएगा r इज इक्वल टू आर नॉट एल्फा टी। फिर इसे लिख दो आर नॉट, उल्टा करके लिख दो आर नॉट एल्फा टी प्लस आर नॉट, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो ये आ गया तुम्हारा स्लोप। ये देखो, अरे भैया y एक्सिस पर आर टी ले लिया तो ये y बन गया, x एक्सिस पर ये t ले लिया, ये t x बन गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इंटरसेप्ट आर नॉट आएगा। भैया मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूं इस बार। और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो आर नॉट इंटू एल्फा होगा। क्या हो गया तुम लोगों को भाई? ऐसा मत ही ना करो, हम लोगों के ब्रेक लग जाएंगे अगर तुम इस तरह से चुप रहोगे तो। ओके सर। बेटा तू तो बोलती है, तेरे को नहीं बोल रहा मैं, इन लोगों को बोल रहा हूँ। चुप्पी नरेश है ना जा रहे।
y इज इक्वल टू mx प्लस c। उससे कंपेयर कर लिया। इस पर क्वेश्चन कराने का मन नहीं है क्योंकि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एकदम यस सर। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों ने वो इलेक्ट्रो का 90 क्वेश्चन वाला असाइनमेंट किया है या नहीं किया? सर नहीं हो पाया मुझसे, मतलब मैं 80 तक पहुंच गई थी, फिर नहीं करा। अरे तो इतना तो बहुत है। कर लिया सर। सर 76 तक। वैसे है ना, अरे आपको नहीं 83। लगा कि ये वाला असाइनमेंट काफी इजी था? वैसे सर बहुत T20 इजी सही था। भी था। हाँ यही मैं कहना चाह रहा था, अगर हम अपने T20 से कंपेयर करें तो काफी इजी था। बेसिकली ये असाइनमेंट नीट लेवल का है और मेरे T20 जेई लेवल के, बस आप ये मान लो, ये डिफरेंस होता है नीट और जेई में। यस सर। ऐसा असाइनमेंट करंट में भी दूंगा मैं इस चैप्टर में। तो बच्चों ये टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख लिया, इस पर कोई क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा क्योंकि फार्मूला बेस्ड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेसिस्टेंस थी। पहले हमने ये देखा रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पर, उस पर डिपेंड करता है वगैरह। यार है ना, रेसिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन और होता है उसका, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के साथ में एक रिलेशन होता है, वो डिराइव करते हैं, मजा आएगा देखो। रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टिविटी। एक बार ना रेसिस्टिविटी को हम थोड़ा अलग से डिस्कस करते हैं। देखो मैं बताता हूँ बच्चों, आर होता है रो एल अपॉन ए, और एक कॉपी बाद में करना बच्चों। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो आर हो जाएगा V अपॉन आई। हाँ अब मैं भूल गया, ये तो यार गड़बड़ हो गई, पता है, लेकिन पता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, वो इधर करूंगा उधर करूंगा, एक चीज काटूंगा, वो आ जाएगा, एंड में आ जाएगा। वो 2-3 रिलेशन को जोड़ तोड़ करना है। एक तो है ना अपना ये वाला जो रिलेशन था ना, इसको बीच में घुसाना है। तो मैं बताऊं, देखो इसको लिखते ही मुझे याद आ गया ना बच्चों, ये V क्या है यहाँ पर, ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। PD। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फार्मूला याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस होता था। यस सर। तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ द वायर आएगा, और डेल्टा V को V लिखते हैं, तो डेल्टा V को V लिख देते हैं, और डिस्टेंस को L लिख देते हैं। तो यहाँ पर V को मैंने लिखा E इंटू L। और है ना एक ये वाला रिलेशन याद है आपको? यस सर। यस सर, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहां से आप I पूरा पुट कर दो, I को लिख दो NEAVD, लिख दिया, और राइट साइड में कॉपी कर दो रो L बाई ए। आ गया, मुझे तो दिख गया। अब बच्चों
VD का फार्मूला और पुट कर दो। अच्छा L तो कट रहा है, देखो L तो कट गया, काट दो यार, जो कट रहा है वो तो काटो। सर ये भी कट गया। ए भी कट गया। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इसका मतलब हम तो आंसर पर पहुंच गए। तो हमारा रेसिस्टिविटी आ गया E/NEVD। और बच्चों यहां से आप E/VD निकाल लो, बल्कि है ना, रुको, हाँ हाँ सही है, सही है। VD का फार्मूला पुट कर देते हैं पूरा, E/NEVD। और VD क्या है? स्मॉल e कैपिटल E/M इंटू टॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कट गया, तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला आ गया M/NE² टॉ। बच्चा डेरिवेशन हो गया, इससे छोड़ना तो है ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अब तुम चाहो तो इसे याद कर लो, लेकिन पता है ये फार्मूला हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जैसा कि वशिष्ठ ने बोला, टेम्परेचर बढ़ाने पर है ना स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ने से दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, तो टॉ कम हो जाएगा, और टॉ के कम होने से रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। तो बच्चों ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है टेम्परेचर वाली। अब ये पूरा कॉपी करो या फार्मूला कॉपी करो, दिस इज योर चॉइस। मैंने डेरिवेशन कर दिया। जुगाड़ उगाड़ आना चाहिए यार, अपने जुगाड़ से काम हो जाता है। बच्चों इस पर न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। हो गया? यस सर। अब लिखो, टेंथ में किया था ना एक टॉपिक, पहले कॉम्बिनेशन। हाँ सीरीज और पहले कॉम्बिनेशन। बात है लड़की, एकदम परफेक्ट टॉपिक का नाम सही एकदम। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज और पैरेलल। बच्चे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अगर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस का। क्या बात है हर्षित? क्या होगा सर? बस यार तुम लोगों की मुस्कुराहट देखता हूँ तो पूछ लेता हूँ, क्या कुछ विशेष बात? अच्छे लगते हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वशिष्ठ घूम फिर कर वापस आ गया। तो पापा अगर इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया था। अच्छा, ओके। बच्चा इक्विवेलेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन है, पता नहीं सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकते हैं।
तो कुछ रेसिस्टेंस है जो आपस में कंबाइंड है। अगर मैं उन सबको हटाकर एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा दूं और अगर वो सिंगल रेसिस्टेंस सेम करंट ड्रॉ करे जितना वो सारे मिलकर अगर ड्रॉ कर रहे थे बैटरी से, तो अगर ये सिंगल रेसिस्टेंस सेम बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करता है जितना वो पूरा कॉम्बिनेशन करता है, तो ये जो सिंगल रेसिस्टेंस होगा ये उस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, जिसे हम समटाइम्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी बोल देते हैं। बच्चों मैंने जो बताया ना अभी अभी, कभी किसी से पूछ कर देखना कि है ना इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये बोलेंगे R1 + R2 होता है या R1 1/R1 + 1/, मतलब फार्मूला बता देते हैं इक्विवेलेंट के नाम पर। बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया अभी, मैंने आपको मीनिंग बताया है इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। इफ द कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल रेसिस्टेंस which draws the same current from same battery, then this single resistance is called equivalent or effective resistance of the combination. देखो क्या प्यारी डेफिनेशन बनाई मैंने, ये बुक में लिखा मिल ही नहीं सकता, ढूंढ कर बताना। वहां सीधा शुरू कर देते हैं सीरीज और पैरेलल से। अभी मैंने सीरीज और पैरेलल की बात भी नहीं की, इक्विवेलेंट का मीनिंग बता रहा हूं। लिखो लिखो नीचे, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेसिस्टेंस लिखो। If a combination is replaced by a single resistance, if combination is replaced by a single resistance, which takes the same current from same battery, which takes the same current from same battery, then this single resistance is called equivalent or effective resistance of that combination. This single resistance is called equivalent or effective resistance of that combination. तो बच्चों अब सीरीज और पैरेलल स्टार्ट करेंगे इस डेफिनेशन के बाद। इसे अब हम आगे काम में लेने वाले हैं। तो अभी आप हेडिंग लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों सीरीज का मतलब होता है एक रेसिस्टेंस लिया हमने, ये ले लिया येलो कलर से, फिर दूसरा रेसिस्टेंस लिया, ये ग्रीन कलर से ले लेते हैं। और सीरीज का मतलब है पहला रेसिस्टेंस जहां एंड हो रहा है, दूसरा वहां से शुरू कर दो। तो बच्चों पहले वाले का रेसिस्टेंस R1 है। अरे हाँ यार, ये मैं कैसा रेसिस्टेंस बना रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना बनता है रेसिस्टेंस, मैं भी भूल गया। तो बच्चों रेसिस्टेंस का सिंबल यूज करेंगे, ऐसा सिंबल होता है। ये पहला रेसिस्टेंस और ये दूसरा रेसिस्टेंस। बचपन में क्या हुआ, हमें है ना
पहले थ्योरी पढ़ ली हमने, रेसिस्टेंस ऐसा बना लिया, फिर हम लैब में जाकर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर ढूंढने लगे। हमें लगा रेसिस्टेंस ऐसा ही होता है, हमें टीचर ने बताया नहीं वहां तो सीधा वायर होगा। हमने देखा है जिगजैग वायर कहाँ मिलेगा। ऐसा होता है बेटा लाइफ में। थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, आजकल बहुत ज्यादा होने वाला है। अब ऑनलाइन एजुकेशन में प्रैक्टिकल तो गायब ही हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना पूरा 12th पास कर लेंगे, लेकिन वो रेसिस्टेंस को यही मानेंगे टेढ़ा मेढ़ा वायर होता होगा। तो बच्चों ये एक सिंबल है, बस डायग्राम है, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो बच्चों दो रेसिस्टेंस सीरीज में है। सीरीज का मतलब है जहां पर पहला रेसिस्टेंस खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू हो गया। बच्चों अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में है तो कंफर्म उन दोनों में करंट सेम जाएगा, क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है जहां से करंट को मैं डिवाइड कर दूं। तो ये पहला एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप नहीं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। ये लिख लो, सीरीज में करंट सेम होता है। अब बच्चों मुझे इन दोनों का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। तो मैं इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं। बैटरी दिखाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूं। लेफ्ट एंड को V पोटेंशियल पर अप्लाई कर दिया और राइट वाले एंड को 0 पोटेंशियल पर रख दिया, डिफरेंस V हो गया ना। तो बच्चों कितना करंट आएगा? करंट कितना आएगा? करंट आएगा V अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों ये कहां से आया ये करंट की वैल्यू? सर V इक्वल्स टू IR equals से। to IR से। तभी तो आया। लेकिन मैंने तो पहले ही अज्यूम कर लिया कि टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। ये मैंने नालायकी कर दी, सॉरी। मैं तो पहले से अज्यूम करके चल लिया कि R1 प्लस, रिजल्ट तो मैंने पहले ही मान लिया। नहीं, ये गलत है। तो हमें ऐसा लिखना चाहिए बच्चों, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में, टोटल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस को है ना एक दूसरा वर्ड यूज करूंगा, पोटेंशियल ड्रॉप। एक ही बात है, ड्रॉप बोलना अच्छा लगता है क्योंकि हम जैसे जैसे है ना जब भी करंट की डायरेक्शन में जाते हैं हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है, क्योंकि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो एक तरह से ड्रॉप ही तो हो रहा है, इधर मूव करने से इधर भी ड्रॉप हो रहा है, इधर भी ड्रॉप हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप। डिफरेंस को मैं ड्रॉप यूज करूंगा। तो बच्चों फर्स्ट वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप V1 है और सेकंड वायर पर V2 है। तो बच्चों टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V1 प्लस V2 होगा या नहीं होगा? यस सर। बेटा ड्रॉप का मतलब है जैसे पहले रेसिस्टेंस पर अगर 3 वोल्ट कम हुआ, दूसरे पर अगर 2 वोल्ट कम हुआ, तो टोटल तो 5 कम हो गया ना, 5 तो ऐड करने पर ही तो आया। यस सर। Yes तो sir. टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2। बच्चों इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर मैं इन दोनों वायर को एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं, ये देखो ये एक सिंगल रेसिस्टेंस मैंने लगा दिया, इसको मैं R बोल देता हूं, R, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। लेफ्ट में V वोल्ट, राइट में 0 वोल्ट। और बच्चों अकॉर्डिंग टू माय इक्विवेलेंट डेफिनेशन ये सिंगल रेसिस्टेंस भी उतना ही करंट लेना चाहिए जितना वो कॉम्बिनेशन ले रहा था। तो करंट मैंने सेम लिया अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन। तो बच्चों V बराबर V1 प्लस V2 में सेकंड डायग्राम से अगर मैं पुट करूं तो V कितना आएगा? IR। यस सर।
सेकंड डायग्राम में करंट I है, रेसिस्टेंस R है, और बच्चों V1 जो आएगा वो आएगा IR1, दिस इज ओम्स लॉ। बेटा पोटेंशियल ड्रॉप ऑन फर्स्ट रेसिस्टेंस कितना आएगा, IR1, ओम्स लॉ, और प्लस V2 सेकंड रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR2। बच्चा I तो कट गया, तो R बराबर आ गया R1 प्लस R2। ये लो जी, हमारा इक्विवेलेंट निकल आया। ये है फुल डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आजकल स्कूल में क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में? सर मेरा तो ये चल रहा है करंट टॉपिक। सर तुम्हारा? मेरा वाला चैप्टर आज खत्म हुआ है, कल से मैग्नेट वाला लेंगे। क्यों, कैपेसिटर पढ़ा दिया? ये सब पढ़ा दिए, वो एनसीईआरटी में Yes, पहले sir. आ जाता है, सेकंड चैप्टर और में आ जाता है। हर्षित तेरे को कहां तक पहुंचा? सर कैपेसिटर चल रहा है अभी। तो मतलब करंट तो शुरू भी नहीं हुआ? नहीं सर। तेरा स्कूल पीछे है? यस सर। वैसे स्कूल की क्लास लेने की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी ना? वो सर लोग सर अटेंडेंस ले अटेंडेंस लेनी पड़ती है बस। हाँ, लेकिन है ना, वो लोग थ्योरी में कुछ एक्स्ट्रा लिखा तो देते होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं थ्योरी पसंद नहीं करता, तुम जानते हो, मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचर हूँ। मैं लिखाना पसंद नहीं करता, मैं समझाना पसंद करता हूँ। तो वो लोग कुछ तो एक्स्ट्रा लिखाई देते होंगे। शेर तुम्हारे क्या चल रहा है बेटा? सर गॉस लॉ। ओ तेरी, तुम तो बहुत पीछे हो अभी इलेक्ट्रो में। सर अभी अचानक से बहुत सारा पढ़ा दिया। हाँ खैर, फिजिक्स में तो तुम टेंशन मत लो बेटा, फिजिक्स तो खैर हो जाएगा। बस थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये लिखने की भी प्रैक्टिस क्या करना है। इस साल भी एग्जाम नहीं हुए, हो सकता है अगले साल में ना सर अगले साल होने चाहिए। होने चाहिए, तू चाहता है? यस यस अच्छा सर। बता, सर, इस क्योंकि साल सर 12th के 11th के एग्जाम नंबर नहीं भी हुए? लेंगे। नहीं, इस साल 12th का एग्जाम नहीं हुए, बोर्ड नहीं हुए, तो बच्चे खुश हैं या दुखी हैं? सर दुखी सर है। जो तो पास फिर नहीं होने वाले थे वो खुश हैं क्योंकि पास हो जाएंगे, और जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो दुखी हैं। हाँ यस वही है, ये मतलब 90% अबो जो है वो तो दुखी है, सीधी सी बात है यार। यस सर। हाँ, यस सर, क्योंकि 11th के नंबर भी ऐड अप कर रहे हैं, तो 11th में तो इतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है, और अच्छा खासा पोर्शन ले रहे हैं ना 11th का 30%। सेम मिले स्टूडेंट को भी, और क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, दोनों को सेम मार्क्स मिलेंगे 11th। इस बार है ना, रिजल्ट जो भी आएगा ना, उसमें देखना वेरिएशन नहीं होगा, गैप नहीं होगा, बहुत कम गैप होगा। यस यस सर। हाँ, क्लोज मार्क्स आएंगे बहुत। सर बाकी स्कूल के हाथ में है, स्कूल अपना एवरेज तो बनाएगा रिजल्ट की। स्कूल तो अच्छा देगा ही देगा 100%। वही है ना सर, हमारे टीचर्स भी यही लगे हुए हैं। स्कूल तो 100% अच्छा रिजल्ट ही भेजेगा, वो क्यों खराब भेजेगा। चलो, हो गया, कॉपी हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों सीरीज में R1 प्लस R2 आता है, अगर थर्ड रेसिस्टेंस भी सीरीज में लगा होता तो प्लस R3 कर देते। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज तो काफी इजी है। पहले तो बताओ पैरेलल कहते किसे हैं? व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? सीरीज मैंने बताया ना, एक वायर जहां एंड हो रहा है दूसरे वायर को वहां से शुरू कर दो, ये तो सीरीज हो गया। मतलब सर एक रेजिस्टेंस है और वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होगा, तो वो पहले कॉम्बिनेशन होगा। थोड़ा जल्दी बोल गई, सर पूरा दो नहीं बोला। रेजिस्टेंस को वो करेंगे पैरेलल पॉइंट को, और कॉमन उसमें करके पैरेलली उनको वो करेंगे प्लेस मतलब करके। ऐसा बोलो, एक कॉमन पॉइंट नहीं, परिधि दो कॉमन पॉइंट है, दो पॉइंट लिया और सारे रेसिस्टेंस को उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया बीच में। बस मान लो आपने दो जंक्शन लिए ए और बी, सपोज ये कोई ए जंक्शन है इधर और ये बी जंक्शन है। अब है ना, आप
जितने भी रेसिस्टेंस ले रहे हो उनको ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दो। जैसे मान लो एक वायर है, इसको ले लिया, ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। फिर दूसरा और एक वायर है, इसको भी ए और बी के बीच में ऐसे कनेक्ट कर दिया। थोड़ा घुमाकर लेकर आऊंगा इसे मैं, ऐसे, है ना। फिर इसी तरह एक तीसरा वायर है, इसे भी ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो बच्चों R1, R2, R3 ये सब रेसिस्टेंस जो हैं वो ए और बी के बीच में कनेक्ट है। ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या खास बात है बताओ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? सर आई डिफरेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। V से बच्चों अगर ए का पोटेंशियल मैं V मान लेता हूं और मैं बी का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, समझो, बी का पोटेंशियल मैंने 0 अज्यूम कर लिया और ए का पोटेंशियल V अज्यूम कर लिया, तो बच्चों तीनों रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया ना। क्लियर? V आ गया। हाँ चलो, है ना, V और 0 लिखने की जगह V1 और V2 लिख देता हूँ, वहां थोड़ा अच्छा लगेगा, 0 नहीं लिखते। A का पोटेंशियल है V1 और B का पोटेंशियल है V2, तो बच्चा तीनों पर डिफरेंस V1 माइनस V2 आ गया। ये है खास बात। तो डायग्राम तो बनू लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये लिख जरूर देना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी बोलते हैं। ड्रॉप का भी डी आएगा, डिफरेंस का भी डी आएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पीडी इज सेम अक्रॉस ईच वायर और ईच रेसिस्टेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूं सेम पॉइंट ए और बी के अक्रॉस। देखो ये वही दो पॉइंट है ए और बी, ये ए है ये बी है, और ये सिंगल रेसिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। बच्चों इसको है ना कंटिन्यू, अभी टाइम लगेगा, मैं इसको इतना स्पीड से समझाना भी नहीं चाहता। अभी तो मुझे करंट भी लेना पड़ेगा ना, सेम करंट लेना है तो यहाँ से भी आई एंटर कराना है, यहाँ से भी आई बाहर निकालना है, इस तरह से एक्सप्लेन करना है, फिर लिखना भी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। वैसे आज का पूरा लेक्चर काफी काम का है। देखो इसमें यहाँ से शुरू हुआ था रेसिस्टेंस से, तो रेसिस्टेंस की पूरी इंफॉर्मेशन दी, बस उसके बाद ये कॉम्बिनेशन तो चलो अभी मेन टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं। तो भैया पेंडिंग वर्क अगर कुछ है असाइनमेंट कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट वगैरह पर ध्यान दो। संडे को वेक्टर का टेस्ट है और श्रेया और ऋत्विक तो देने वाले थे ऑलरेडी, अब हर्षित तुम और परिधि तुम भी ज्वाइन करना। और इस टेस्ट का खास देखो, अपने वाले है ना ऑनलाइन टेस्ट का ये फायदा होता है कि फिक्स टाइम पर नहीं देना होता। तो अगर आपके कोई कोचिंग या स्कूल का टेस्ट भी है तो उसके अलावा और किसी टाइम पर दे सकते हो आप। ओके सर। तो चलो बाय बच्चा। बाय सर। सर थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में जो सेकंड चैप्टर सर उसमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है सर, कैपेसिटेंस वाला पार्ट कब करेंगे? मेरा टेस्ट है। अरे वो हम लोग करंट के बाद पढ़ाते हैं बेटा।
कैपेसिटर है ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो एनसीईआरटी में कैपेसिटर दिया है ना वो बहुत ही कम है, और हम लोग जो कैपेसिटर पढ़ाते हैं उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफी रोल आ जाता है, इसलिए हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में पढ़ाते हैं, पहले नहीं पढ़ाते। तो इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर कैपेसिटर होगा, फिर मैग्नेटिज्म पर मूव करेंगे, ठीक है। यस सर। अभी टाइम तो लगेगा, खैर इतनी जल्दी तो नहीं आएगा कैपेसिटर, अभी इस चैप्टर को खत्म होने में 2 वीक और लगेंगे कम से कम, तो इसलिए टाइम तो लगेगा। चलो मिलते हैं। थैंक यू सर।